इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या है, यानी ईएसआर। ये ईएसआर क्या है, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसके अलावा इसका क्या यूजेज है, जब ये इंक्रीज़ हो जाए तो फिर ये क्या इंडिकेट करता है, कौन सा इन्फेक्शन इंडिकेट करता है और किन कंडीशन में ये रेज होता है, किन कंडीशन में ये डिक्रीज़ हो जाता है। इस सब डिटेल को हम डिस्कस करते हैं। अब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या है। एन ईएसआर टेस्ट, यानी ईएसआर टेस्ट, एन ईएसआर टेस्ट measures how quickly red blood cells that how quickly कि कितनी जल्दी से हाउ क्विकली रेड ब्लड सेल्स सेटल टू द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, टू द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। यानी ये मेजर करता है, दिस टेस्ट मेजर्स हाउ क्विकली रेड ब्लड सेल्स सेटल टू द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, यानी आरबीसीज एक टेस्ट ट्यूब के बॉटम में कितना टाइम लगाते हैं सेटल डाउन होने में। अब ये हम कैसे परफॉर्म करते हैं। एक होती है मशीन, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन मशीन। ये इस तरह एक मशीन होती है। अब यहाँ पर इसके कुछ जगह बनी होती है जहाँ पर टेस्ट ट्यूब रखते हैं। अब जब इसको रोटेट किया जाता है तो ये ग्रेडियंट की वजह से जो आरबीसीज हैं उनका डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो आरबीसीज हैं वो टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये जो रेट लगता है, जो जिस स्पीड से ये आरबीसीज सेटल डाउन होते हैं, ये वही रेट है। इसी रेट को ईएसआर कहते हैं। ये आरबीसीज के टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन होने को ही ईएसआर बोलते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ईएसआर नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। अब ईएसआर का जो यूनिट होता है, ईएसआर का यूनिट है वो होता है मिलीमीटर पर आवर। मिलीमीटर पर आवर यानी मिलीमीटर की जो लेंथ है, उस लेंथ में जो आरबीसी सेटल डाउन हुए हैं वो कितना टाइम लगाते हैं सेटल डाउन होने में। अब मान लें कि ये है एक टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब में ब्लड हमने सैंपल लिया। ब्लड सैंपल लेने के बाद हमने इसे इस मशीन में, सेडिमेंटेशन मशीन में, ये जो एक सेडिमेंटेशन मशीन है, इसमें हमने इसको घुमाया। अब यहाँ पर इसको रोटेट करने के बाद, रिवॉल्व करने के बाद यहाँ पर हम लेके आए। अब चेक किया कि इसकी लेंथ में क्या क्या इसमें जो रेट बना है, जो आरबीसी यहाँ सेटल डाउन हुए हैं उनकी क्या लेंथ है और कितना टाइम लगाया उन्होंने सेटल डाउन होने में। अब यहाँ पर ये आरबीसी सेटल डाउन हुए हैं इन दी बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब का बॉटम है, यहाँ पर ये सेटल डाउन हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर एक क्लियर फ्लूइड बचता है। ये होता है एक क्लियर फ्लूइड। अब ये तो हो गए आरबीसीज, ये हो गए आरबीसीज जो सेटल डाउन हुए हैं। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये होते हैं डब्ल्यूबीसीज, क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है तो इसलिए ये ज़रा ऊपर होते हैं। इसके बाद ऊपर आता है क्लियर फ्लूइड बचता है, ये है क्लियर फ्लूइड। अब यहाँ पर जो आरबीसीज हैं वो यहाँ पर सेटल डाउन हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये एक सेडिमेंटेशन के बाद हमने इसे रोटेट करने के बाद यहाँ पर ले आए। इन्होंने जो टाइम लगाया सेटल डाउन होने में और जो लेंथ बनी है यहाँ पर टेस्ट ट्यूब पर, ये है उसका सेडिमेंटेशन रेट। अब हमने टेस्ट तो परफॉर्म कर लिया, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि हमने ये टेस्ट क्यों किया। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हम इससे इन्फेक्शन या और कंडीशन जिसमें आरबीसीज कम हो जाए या आरबीसीज की कंसंट्रेशन रेज हो जाए, जैसे पॉलीसाइथीमिया, तो इन कंडीशन को हम देखने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब हम किसी मेल या फीमेल के ब्लड सैंपल का ईएसआर लेने से पहले उसकी नॉर्मल रेंज देखते हैं कि उसकी नॉर्मल रेंज क्या है मेल, फीमेल और चिल्ड्रन में, अडल्ट और चिल्ड्रन में इसकी क्या जो वैल्यू है, नॉर्मल रेंज क्या है। तो 1 आवर की सेडिमेंटेशन के बाद, यानी आफ्टर 1 आवर, इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर रखने के बाद आफ्टर 1 आवर इनकी जो रेंज है वो यहाँ इस तरह बनती है कि यानी जो अडल्ट मेल है, अडल्ट मेल में होती है इसकी नॉर्मल रेंज वो होती है लेस देन 15 मिलीमीटर पर आवर, 15 मिलीमीटर पर आवर।
अडल्ट फीमेल में होती है इसकी नॉर्मल रेंज, ये है अडल्ट फीमेल, इसकी नॉर्मल रेंज होती है लेस देन 20 मिलीमीटर पर आवर, 20 मिलीमीटर पर आवर। और जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो होती है लेस देन 13 मिलीमीटर पर आवर। अब हम वो कंडीशन देखते हैं जिसमें ESR या तो रेज हो जाता है या ये डिक्लाइन कर जाता है, डिक्रीज होता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है वो हम देखते हैं। अब किस कंडीशन में ESR इंक्रीज होता है, यानी ESR इंक्रीज इन विच कंडीशंस। तो ये कंडीशन हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर वो है एनीमिया। एनीमिया में ESR इंक्रीज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड सेल होते हैं या RBCs कम हो जाते हैं, और इन कम होने से जो इनको टाइम मिलता है ये बहुत कम टाइम में सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी इनको जो टाइम होता है बहुत कम टाइम में ये सेटल डाउन होते हैं, और इस तरह इनका जो रेट है वो बढ़ जाता है, और जो रेट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो ये वो रेट है वही ESR है। तो ESR यहाँ पर जो इंक्रीज होता है एनीमिया में इंक्रीज होता है। इसके बाद कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ फॉर एग्जांपल TB, उसमें भी ESR इंक्रीज हो जाता है। ये है ट्यूबरक्लोसिस, इसमें भी इंक्रीज हो जाता है। फिर है कोई इन्फ्लेमेशन जैसे है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस इन्फ्लेमेशन में भी ESR इंक्रीज हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ESR यहाँ पर भी इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ प्रेगनेंसी में भी इंक्रीज हो जाता है। प्रेगनेंसी में क्योंकि यहाँ पर जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ एक और कंडीशन है जिसको बोलते हैं रियोलक्स फॉर्मेशन। ये है रियोलक्स फॉर्मेशन। यहाँ पर भी जो RBCs हैं वो इस तरह बन जाते हैं कि क्वेन बनाते हैं, इस तरह जैसे क्वेन एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं, वो ये होते हैं रियोलक्स फॉर्मेशन। यहाँ पर भी जो ESR है वो रेज हो जाता है। अब ये थी वो कंडीशन जिसमें ESR इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं कि वो कंडीशन जहाँ पर ESR डिक्रीज होता है वो कौन सी कंडीशन है। ESR डिक्रीज इन, तो ये वो कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंडीशन आती है वो है पॉलीसाइथीमिया। ये है पॉलीसाइथीमिया, और यहाँ पर जो पॉलीसाइथीमिया है इसमें होता ये है कि जो RBCs हैं वो इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मल से इसकी कंसंट्रेशन RBC की ऊपर चल जाती है, RBC इंक्रीज हो जाएगा तो उनको जो सेटल डाउन होने का टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं सेटल डाउन होने में, तो उसका जो रेट है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर ESR भी कम हो जाता है। फिर आती है कंडीशन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पर भी जो RBCs हैं वो सेटल डाउन होने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो यहाँ पर उसका ESR डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में जो सेल होते हैं वो सिकल शेप होते हैं, ऐसे होते हैं सिकल शेप्ड। ये है RBCs की शेप सिकल शेप्ड, ये इस तरह हो जाते हैं। इनको हम एनीमिया की टाइप्स में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन है इसकी यहाँ पर, यह है साइटोसिस। यहाँ पर जो ESR है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो RBCs हैं वो स्फेरिकल हो जाते हैं। स्फेरिकल RBCs जब होते हैं इस तरह स्फेरिकल बन जाते हैं, तो ये इनको सेटल डाउन होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ये ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो इसका जो रेट है वो इनका रेट डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर ESR डिक्रीज हो जाता है। तो ये थी वो कंडीशन जहाँ पर ESR इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ESR बहुत ये क्लिनिकल और लेबॉरेटरी डायग्नोसिस में इम्पॉर्टेंट है।